नमस्कार दोस्तों, KSS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम DLED फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज पढ़ेंगे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये साइंस का फर्स्ट लेसन है जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे पहला लेसन है सजीव एवं निर्जीव। सजीव एवं निर्जीव की कड़ी किसे कहते हैं? विषाणु को। उभयचर है कछुआ। इनमें से कौन सी मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? फेफड़ा। यानी और ये अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर अब हम चलते हैं। जी, सजीव वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जिनमें जीवन का संचार होता है, अर्थात जो गति, संवेदना और प्रतिक्रिया करती हैं, सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। निर्जीव वे वस्तुएं जिनमें जीवन का संचार नहीं होता है, निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। अब ये कुछ PDF के पेज इधर उधर हो गए हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। जैसे निर्जीव वस्तुएं हो गई हमारी कुर्सी, पुस्तकें, कार तथा बादल आदि। अब बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है सजीव एवं निर्जीव में अंतर। तो कोशिकीय संरचना पाई जाती है सजीवों में, कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है निर्जीवों में। श्वसन क्रिया में भाग लेती है, श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेती हैं। वृद्धि एवं विकास होती है सजीवों में, वृद्धि एवं विकास नहीं होती है निर्जीवों में। संवेदना होती है और निर्जीवों में संवेदना नहीं होती है। भोजन, पानी, हवा की आवश्यकता होती है आवश्यक, और निर्जीवों में भोजन, पानी की आवश्यकता नहीं होती है। उत्सर्जन की क्रिया होती है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को जो सजीव जीव जंतु होते हैं वो अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, उसे ही कहते हैं हम उत्सर्जन की प्रक्रिया। तो निर्जीवों में ऐसा नहीं होता है, निर्जीवों की में उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होती है। प्रजनन, अनुकूलन, जीवन चक्र होता है और ये सारी क्रियाएं निर्जीवों में नहीं होती हैं। अब हमारा दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अनुकूलन। जीव जिस वातावरण में रहते हैं उनका शरीर भी उसी वातावरण में जाने विशेष लक्षण उत्पन्न कर लेता है। यानी कि जो जीव जिस वातावरण में रहते हैं वे उस वातावरण में रहने योग्य, स्वयं के शरीर को उसी वातावरण में रहने योग्य बना लेते हैं। तो उसे ही हम क्या कहेंगे? अनुकूलन कहेंगे। यह विशेष लक्षण उनके रंग, रूप, आकार, जैसे बर्फ़ में पाए जाने वाले जो मान लेते हैं उनकी संरचना एवं स्वभाव में होता है, यही अनुकूलन कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे क्वेश्चन बनता है कि पंछियों में पंख उड़ने। अब हम देखते हैं अनुकूलन कितने प्रकार के होते हैं। अनुकूलन 3 प्रकार के होते हैं, जैसे जलीय अनुकूलन, वायवीय अनुकूलन, स्थानीय अनुकूलन। तो जलीय अनुकूलन क्या है? जलीय वातावरण में रहने वाले जीवों के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं, जिनमें श्वसन के लिए एक विशेष संरचना पाई जाती है, जिन्हें गलफड़े कहते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है, जो तैरने में सहायता करता है, जैसे मछली, ऑक्टोपस। जलीय पौधे का शरीर कोमल व कमज़ोर होता है, क्योंकि इन पौधों के सभी भागों में मृदु ऊतक की अधिकता होती है। जलीय पौधे के सभी भाग पर जलरोधी मोम की परत पाई जाती है, जो इनको सड़ने से बचाती है। इनकी पत्तियां पतली व कटी फटी होती हैं। इनमें रंध्र का अभाव होता है, यानी कि जो जलीय पेड़ पौधे होते हैं हमारे, उनमें जो रंध्र होते हैं उनका अभाव होता है, जैसे कि सिंघाड़ा, कुमुदनी, हाइड्रिला और वेली, सनेरिया, जलकुंभी आदि। अब हमारा दूसरा है वायवीय अनुकूलन। वायवीय
जंतुओं में उड़ने के लिए उनके शरीर में विशेष प्रकार के अनुकूलन होते हैं। कीटों में उड़ने के लिए कीटों का शरीर बहुत छोटा व हल्का होता है। इनके शरीर में श्वास रंध्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा इनके शरीर में हवा भरती है और इनका शरीर उड़ने के लिए हल्का हो जाता है, जैसे कि तितली, मधुमक्खी, मक्खी आदि। पंछियों में उड़ने के लिए उनके शरीर का आकार नौकाकार व धारा रेखित होता है। इनके अग्रपाद ही पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं जो उड़ने में सहायता करते हैं। हड्डियाँ खोखली होती हैं जैसे कि तोता, कबूतर, कौवा, चील। अब हम पढ़ते हैं कि स्थानीय अनुकूलन किसे कहते हैं। स्थलीय अनुकूलन किसे कहते हैं। स्थलीय जंतु में प्रचलन के लिए 4 पैर पाए जाते हैं तथा सांस लेने के लिए एक विकसित श्वास तंत्र पाया जाता है, जैसे गाय, बिल्ली, भैंस आदि। स्थलीय पौधों की अब हम देखते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें किस प्रकार का अनुकूलन हो जाता है। स्थलीय पौधों की पतली व तना जो होता है वो बहुत मजबूत होता है। पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। इनका जड़ तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है, जैसे कि नीम, आम, अमरूद आदि। अब हम देखते हैं मरुस्थलीय जंतु व पौधे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अब हम ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मरुस्थलीय जंतुओं की त्वचा खुरदरी, अधिक बाल पाए जाते हैं। इनके पैर लंबे व गद्दीदार तलवे होते हैं। रेगिस्तानी जीवों के गुर्दे उनके मूत्र को गाढ़ा कर देते हैं जिससे उनके शरीर से कम पानी उत्सर्जित होता है। मरुस्थलीय पौधों का तना मांसल, चपटा, हरा, स्पंजी होता है जो भोजन बनाने के साथ साथ जल का भी संचय करता है। इनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं जिससे वाष्पीकरण कम होता है। जड़ तंत्र फैला हुआ अत्यधिक गहराई तक होता है। और अब हम देखते हैं कि परपोषण किसे कहते हैं। ऐसे पेड़ पौधे, जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं अर्थात दूसरों पर निर्भर रहते हैं, परपोषण कहलाते हैं या परपोषी कहलाते हैं। मनुष्य, अमरबेल आदि। अब कीट-भक्षी पौधे जो होते हैं, ये कीट-भक्षी पौधे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर पूछा जाता है कि कीट-भक्षी पौधे, ये आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कहेगा ये कीट-भक्षी पौधा है या नहीं है, या इनमें से कौन सा कीट-भक्षी पौधा है आप बताइए। तो आप कीट-भक्षी पौधों को अवश्य पढ़ के जाइएगा। तो कीट-भक्षी पौधे क्या होते हैं? जो पौधे कीड़े मकोड़े को खाते हैं, अर्थात जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है उनको पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, कीट-भक्षी पौधे कहलाते हैं। जैसे घटपर्णी, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया। और ये जो लास्ट में आपको इक्वेशन दिख रही है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, तो इसको आप 2-3 बार ज़रूर अपने कॉपी पर लगाइए जिससे आपको ये इक्वेशन अच्छे से याद हो जाए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या उत्पाद बनता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आगे